हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशुतोष सिंह। मैं आपका इंग्लिश ग्रामर टीचर। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वर्ब का। वर्ब क्या होता है? किसी भी कार्य को करने की, जो सेंटेंस में किसी भी कार्य को करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम वर्ब कहते हैं। जो भी कोई भी कार्य करते हैं हम, जैसे अब मैंने बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ। खाना खाना मेरा क्या है? क्रिया का है, कोई काम कर रहा हूँ, तो वो क्या है? वर्ब। जिसके भी लास्ट में ना लग जाए वो क्या चीज़ होती है? वर्ब। जिसके भी लास्ट में ना लग जाती है ना, जैसे खेलना, दौड़ना, भागना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, लास्ट में ना लग रहा है तो ये क्या है? सब किसका काम करेंगे? वर्ब का। ये सब क्या होती है? वर्ब। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसमें वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या है? जिस शब्द से क्रिया के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? हम वर्ब। जिस शब्द से क्रिया मतलब वर्ब के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और वर्ब कितनी होती है? वर्ब मुख्यतः दो। वर्ब के कितने मुख्य भेद होते हैं, मतलब प्रकार, वैसे बोलेंगे दो। पहला होता है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब कौन सी? जो वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना एवं वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, उस वर्ब को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, एक और वर्ड यूज़ कर देते हैं इसके लिए, मेन वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब बोल दो चाहे मेन वर्ब बोल दो, जो और हिंदी में बोले तो मुख्य वर्ब, मुख्य क्रिया। हिंदी में बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मुख्य क्रिया, जिसका यूज़ हम करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस कैसे लिखा हुआ है? ही रीड्स। तो रीड क्या है इसमें? प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, जो कि उसमें उसका कार्य कर रही है, जो मतलब उसको बता रही है, दर्शाने, जो उसमें मुख्य भूमिका में रहती है, उसको बोलते हैं हम क्या? प्रिंसिपल वर्ब। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, तो आई प्ले, प्ले क्या है? मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब क्या है? जो वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट के साथ मिलकर, सब्जेक्ट क्या, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में मिलकर अपना वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, उस वर्ब को क्या कहते हैं? हम प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है। और अब नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट क्या है? जिस शब्द से क्रिया के होने का बोध, जिस शब्द से एक मिनट, हाँ अब है। अब हमने पढ़ लिया था ये तो, वर्ब का, प्रिंसिपल वर्ब। नेक्स्ट, अब इसके आगे पढ़ेंगे। प्रिंसिपल वर्ब के भी दो भेद होते हैं। अभी तो प्रिंसिपल वर्ब पढ़ रहे थे। प्रिंसिपल क्या है? जो वही मुख्य कार्य करती है, मेन वर्ब। ऐसे आई प्ले, आई रीड्स, आई रीड पढ़ रहे थे। ठीक है। तो उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब के भी दो भेद होते हैं। कौन से? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये मेन टॉपिक है, मैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर भी। और हम चाहे स्कूल लेवल पर भी पढ़ें या 9th 10th 11th 12th के बच्चों के लिए भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना वर्ब के तो सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो वर्ब के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? जो अपने साथ, हम थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले उसको ओरली समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। ज़्यादातर वर्ब कैसी होती हैं? मोस्टली वर्ब कैसी होती हैं? ट्रांजिटिव होती हैं। क्यों? वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती ही लेती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत कम होती हैं। पर हमको याद रखना है कि जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रही है वो ट्रांजिटिव है, और जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जब वाक्य में मेन वर्ब का फल या सब्जेक्ट से आरंभ होकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ समाप्त हो जाता है। नाउन या प्रोनाउन मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर समाप्त हो जाता है, तब उस मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स बुक। अब ही रीड्स अ बुक, ठीक है। तो हमने देखा कि ही रीड्स, वह पढ़ता है। क्या पढ़ता है? एक किताब। अब पढ़ता है, अब उसको बताना पड़ेगा ना क्या पढ़ता है? एक किताब, एक किताब को वह पढ़ता है। तो बुक्स, रीड का क्या है? बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट दिया है तो क्या है? कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ही रीड्स अ बुक। सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे और भी सेंटेंस हो सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के। ही प्ले, अब वह खेलता है। क्या खेलता है? ही प्लेस, क्या खेलता है? फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ भी आ सकता है गेम। तो आपको अगर वो उसका बताना पड़ रहा है कि वो क्या काम करता है, क्या करता है,
तो उसके लिए वो कौन सी वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब जब वाक्य में मेन वर्ब का फल सब्जेक्ट से आरंभ होकर और सब्जेक्ट के साथ ही समाप्त हो जाता है, तब उस उन वर्ब को क्या कहते हैं, मेन वर्ब, मतलब उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई लाफ मतलब मैं हंसा, अब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आई लाफ तो कुछ नहीं है, तो क्या है, ये कौन सी वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब। ही स्माइल्स, तो ही स्माइल, न मैं हंसा मतलब कोई इसके बाद स्माइल में मुस्कुराया, तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कैसी वर्ब हो गई हमारी, इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको तो शॉर्ट में याद रखना है, जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। बस इतना सा याद रखना है, सिंपल सा। ऑब्जेक्ट ले रही हैं तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं ले रही तो इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी वर्ब। ये होती हैं, ये एक और नाम आता है इनके लिए, हेल्पिंग वर्ब। एक और नाम कौन सा आता है इनके लिए, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। आज ये बंद है थोड़ा। तो एक और वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब। इनके लिए क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी, जैसे वी है, इज एम आर, वॉज वर्ब, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये सब लिखी है ना, ये सारी कैसी है, हेल्पिंग वर्ब का भी सेंटेंस में कैसा काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, जो कि मेन वर्ब के साथ यूज होती है, और उनके अकॉर्डिंग मेन वर्ब लगाते हैं सहायक क्रिया। जैसे एज एम आर वॉज वर्ब के साथ हम कैसा किसका यूज करते हैं, आई एन जी फॉर्म का। हैज एम हैड के साथ किसका यूज करते हैं हम, थर्ड फॉर्म का। डू डज डिड के साथ किसका यूज करते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म का। तो जो हमारी कैसी क्रिया होती है, हिंदी में बोले तो सहायक क्रिया है, और इंग्लिश में बोले तो ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तीनों एक ही बात है। नेक्स्ट है मॉडल। मॉडल वर्ब ये भी क्या होती हैं, कुछ हमारी स्पेशल वर्ब होती हैं जिनसे हमको किसी भी काम को करने का तरीका बताया जाता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से। जैसे कैन, कैन से क्या होता है, हम एबिलिटी को शो करते हैं। कैन से क्या बताते हैं, हम कोई एबिलिटी, जो भी हम कोई काम कर सकते हैं, एबिलिटी को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैन। जैसे मैंने बोला कि मैं खाना बना सकता हूँ, तो किसका यूज़ करेंगे, कैन का। आई कैन मेक अ फूड, आई कैन। और हमेशा याद रखना, मॉडल वर्ब के बाद, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ना कि सेकंड फॉर्म, ना ही थर्ड फॉर्म, ना ही आईएनजी। हमेशा मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो कैन, ऐसे बोला आई कैन मेक अ फूड, मतलब मैं कर सकता हूँ। 100% एबिलिटी बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। कैन का ही पास्ट क्या हो जाता है, कोड। कैन का पास्ट क्या हो जाता है, कोड। ऐसे ही मे क्या होती है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए। मे का यूज किस लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी बताने की, संभावना कि ऐसा हो सकता है। जैसे हम बोलते भी है ना, इट मे बी रेन, क्या आज बारिश हो सकती है, इट मे बी रेन, ठीक है। मे क्या होता है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए या परमिशन लेने के लिए। मे आई गो टू टॉयलेट, अपन ऐसे पूछते भी है ना, मे आई करके, मे आई कम इन सर, ऐसे करके पूछते भी हैं। तो मे या तो परमिशन बताने के लिए या पॉसिबिलिटी बताने के लिए। और मेक, माइट क्या होता है, मे का पास्ट। ऐसे ही शैल, शैल, शुड, ये क्या है, मतलब शुड क्या सब मॉडल होता है। शैल फ्यूचर को बताने के लिए, शुड किस लिए, अच्छाई मत चाहिए, कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ के लिए शुड। विल इच्छा के लिए, वुड भी पास्ट। और मस्ट, मस्ट मतलब अवश्य, जो भी कोई काम करना है मतलब जरूरी है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट। नीड जरूरत के लिए, डेयर मतलब बहादुरी के लिए। यूज टू आदत होना किसी भी चीज। ऑट टू होता है किसी के मतलब नैतिक कर्तव्यों के लिए। जैसे अपने पेरेंट्स की देखभाल करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की मतलब बात माननी चाहिए, जो हमारे क्या नैतिक कर्तव्य हैं। ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, वहाँ पे भी क्या नैतिक कर्तव्य। बताओ वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं हम, ऑट टू का यूज़ करते हैं। यूज टू हमारी कोई भी चीज़ आदत बताने के लिए। जैसे आई यूज टू या लेट नाइट स्टडी, तो मैं आदत है मेरी कि मैं लेट नाइट स्टडी करता हूँ। तो ये सब आदत बताने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। तो एक मॉडल का चैप्टर, एक मॉडल के ऊपर जब पूरा चैप्टर आएगा तब उसके मॉडल के पूरे डिफाइन करके बता दिया जाएगा। पर अभी हमने यहाँ बेसिक बेसिक सीख लिया कि मॉडल्स वर्क होती क्या है, और सभी मॉडल्स वर्क के बाद हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और इनके हिंदी अर्थ कैसे होते हैं, और क्या किस कहाँ पर हम किस मॉडल वर्क का यूज़ करते हैं। इसके अतिरिक्त भी वर्क के कुछ और भेद होते हैं। कौन से होते हैं,
फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, दो वर्ब होती हैं, एक कौन सी थी फाइनाइट, एक नॉन फाइनाइट। जो वर्ब्स वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार परिवर्तित हो, जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग परिवर्तित होती हैं, उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रही हैं। जैसे रानी लिखा है तो रानी के अकॉर्डिंग कैसे आ रही है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगा दिया। और दे लिखा है तो दे के अकॉर्डिंग कैसी आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसके अकॉर्डिंग वर्ब बदल रही है, चेंज हो रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कैसी वर्ब हो जाएगी, हमारी फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट कौन सी होती है, जो वर्ब वाक्य में टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तित होती है। टेंस के अकॉर्डिंग कैसे, कि अगर हमारा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, पास्ट है तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में एज एम आर आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगा, आई एन जी लगा दी। पास्ट आ गया तो पास्ट में जैसे मैंने बोल दिया तो सेकंड फॉर्म आ गई। टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रही हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं तो वो फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को याद रखने का सबसे अच्छा और सबसे ईजी तरीका है कि अगर हमारे पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन और नंबर किस में आएंगे, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रही है तो वो हमारी कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। और जो हमारी ऑब्जेक्ट के मतलब टेंस के अकॉर्डिंग बदल रही है वो हमारी कौन सी वर्ब होंगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे इसमें लिखा है आई एम प्लेइंग तो एम के अकॉर्डिंग क्या लगा दी, प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या हमारी नॉन फाइनाइट। तो आई के ठीक है, ही इज, तो जो एज एम आर वर्ब है ना, ये सारी ये सब क्या है, ये पर्सन के अकॉर्डिंग बदल रही है तो ये कौन सी वर्ब है, फाइनाइट। और जो टेंस के अकॉर्डिंग बदल रही है, जैसे हैज के साथ प्लेड आ गई, आर के साथ प्लेइंग आ गई, और टेंस के अकॉर्डिंग बदल रही है वो कौन सी, हमारी नॉन फाइनाइट। तो इनमें दोनों वर्ब्स दिए हैं। इन वाक्य में लिखा भी है, देखो एज एम आर, हैज और हैव फाइनाइट वर्ब के उदाहरण है क्योंकि ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो रही हैं। और दूसरी तरफ प्लेइंग और प्लेड नॉन फाइनाइट वर्ब के उदाहरण है क्योंकि ये टेंस के मुताबिक परिवर्तित हो रही हैं। थर्ड, इस आपको समझ में आ गया नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट क्या हो गई, जो टेंस में पर्सन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट या पर्सन के अकॉर्डिंग बदल रही है, और नॉन फाइनाइट जो अपने टेंस के अकॉर्डिंग बदल रही है। थर्ड है इम्पर्सनल वर्ब। इम्पर्सनल वर्ब कौन सी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे जिनका यूज प्राकृतिक घटनाओं के लिए किया जाता है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका यूज किस लिए करते हैं, प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं कैसी, भूकंप का आ जाना, बारिश का होना, जो भी मतलब मनुष्य के द्वारा नहीं कराई जाती हैं, ऊपर से कुदरती तरीके से होती हैं, उन घटनाओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक घटना। वैसी वर्ब्स को हम कौन सी बोलते हैं, इम्पर्सनल वर्ब। और इनके साथ किस इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं, उन वर्ब के साथ किस सब्जेक्ट के तौर पर हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। और इट को कौन सा सब्जेक्ट बोला जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इट को क्या बोला जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन वर्ब के साथ हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज रेनिंग, इट इज थंडर स्टॉर्म, तूफान आना, ये मौसम आता है ना बदलता है उसके लिए। या अर्थ को एक आने के लिए भी, अर्थ को क्या भूकंप का आने के लिए, वहाँ भी वो कोई इंसान तो करता नहीं है इन चीज़ों को, ये भी प्राकृतिक घटना है। तो इनके लिए जो वर्ब यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं, इम्पर्सनल वर्ब। क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे ही दे दिया पूरा लिखकर कोई भी एक प्राकृतिक घटना के ऊपर सेंटेंस और अंडरलाइन पार्ट करके पूछ लिया ये वर्ब कौन सी है, तब आपको बताना पड़ेगा फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, प्राइमरी है, इम्पर्सनल है। तब आपको पता होना चाहिए इन वर्ब्स का। नेक्स्ट है, यदि किसी वाक्य के दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को एंड के द्वारा जोड़ा जाए, यदि किसी वाक्य के दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को एंड के द्वारा जोड़ा जाए तब वाक्य में यूज होने वाला वर्ब हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। जैसे लिखा है यू, ही एंड आई, इसमें तो तीन प्रोनाउन दे दिए, एक यू दे दिया, एक ही दे दिया, एक एंड आई दे दिया, तीन प्रोनाउन दे दिए और किससे जोड़ दिया, लास्ट वाले को एंड से जोड़ दिया। तब एक चीज याद रखना, अगर दो से ज्यादा प्रोनाउन हो, नाउन हो, तो एंड का यूज हमेशा सिर्फ लास्ट वाले के पहले होता है और आगे वालों के पहले तो कॉमा लगाया जाता है, कॉमा लगा लगा के लिखा जाता है, और सिर्फ लास्ट वाले के पहले एंड लगाकर लिखा जाता है नाम। याद रखना, ऐसा नहीं कि बार बार एंड एंड लगाते चले जाओ, ये एक इंग्लिश में लिखने का तरीका है। जैसे यू है और ही के बीच में कॉमा लगा दिया, एंड आई, तीन थे तो दो के बीच में कॉमा और थर्ड वाले के पहले एंड और आई, ऐसे करके। और तीन है तो तीन के लिए मोर देन वन प्लूरल होता है। मोर देन वन क्या, एक से ज्यादा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो उसके लिए क्या कर दिया हमने, आर गोइंग दिस वे।
सेकंड एग्जांपल है राम एंड राहुल। अब दो हैं तो दो के लिए क्या कर दिया, हैव डन दिस वर्क। राम एंड राहुल हैव डन दिस वर्क। दो, तो आपको क्या याद रखना है, एंड से अगर दो नाउन जुड़े हैं या दो से भी ज़्यादा, मतलब मोर देन वन दिख गया आपको एंड से, तो हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। यदि किसी वाक्य के दो सिंगुलर नाउन को एंड के द्वारा जोड़ा जाए और ऐसे एक सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल कौन सा लगाए, द लगाए, एन लगाए या ए का यूज़ किया जाए, तब वाक्य में यूज़ किए जाने वाला नाउन कैसा होता है जी, हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे सिंपल है, थ्योरी पर ना जाके हम एक इसको ओरली समझते हैं। ऐसे इसमें लिखा हुआ द हेडमास्टर एंड टीचर आर प्रेजेंट इन द क्लास, ये गलत है। क्योंकि अगर आर्टिकल दोनों नाउन के पहले लगाए, अगर आर्टिकल, हमारे को क्या एक बात याद रखनी है, अगर आर्टिकल दोनों नाउन के पहले लगाए तो वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अगर आर्टिकल एक ही नाउन के पहले लगाए, स्टार्टिंग में लगा और सेकंड के पहले नहीं लगा, तो वो एक ही व्यक्ति है। तो हमको क्या याद रखना, वो एक ही व्यक्ति है, और एक ही व्यक्ति है तो एक व्यक्ति सिंगुलर, तो उसके लिए हमको क्या से हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, सिंगुलर। जैसे इसमें लिखा ना द हेडमास्टर एंड टीचर, तो आर्टिकल एक ही के पहले लगाए तो हेडमास्टर भी और टीचर भी दोनों वो एक ही व्यक्ति है। ऐसे मैं बोलूँ कि डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल भी वही है और डायरेक्टर भी वही है, तो इज। और मैंने बोल दिया द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, तो दोनों अलग अलग है, डायरेक्टर अलग है और प्रिंसिपल अलग है, तो वहां पर हम किसका करेंगे, आर का यूज। आर्टिकल दोनों के पहले आ रहा है तो आर, और आर्टिकल एक के पहले आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब इज। नेक्स्ट है, लेकिन यदि एंड से शुरू होने वाले नाउन, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। जैसे लिखा है ना द पोएट एंड टीचर, तो मतलब पोएट अलग है और टीचर अलग है, तो जहां पर वर्ब आर। और वहां पर क्या था, हेडमास्टर एंड टीचर लिखा था, तो हेडमास्टर भी वही है और टीचर भी वही है, तो वहां पर हमने किसका यूज करना है, आर की जगह इज का यूज करना है। तो ये चीज है, आप इसको याद रखना। आर्टिकल अगर एक के पहले लगाए तो सिंगुलर वर्ब, और आर्टिकल दोनों के पहले लगाए तो प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट है, यदि किसी वाक्य के दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स के द्वारा जोड़ा जाए, तब वाक्य में यूज होने वाला वर्ब हमेशा कैसा होगा, वाक्य में हमेशा वर्ब यूज होने वाला वर्ब कैसा होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर इनसे तो कोई भी दो नाउन जोड़े गए हैं, कौन कौन से, एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, लाइक, अलोंग विथ है, लाइक है, अनलाइक है, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग और बिसाइड्स, इनसे कोई भी दो नाउन जोड़े गए हो, तब हमको वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, मतलब इनसे पहले यूज होने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमको वर्ब का यूज करना है। जैसे पहला सेंटेंस लिखा ही एज वेल एज आई, तो इसमें किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ही के अकॉर्डिंग, ना कि आई के अकॉर्डिंग। ऐसे इसका सही क्या बनेगा, ही एज वेल एज आई इज रीडिंग। तो आपको इनमें सबको याद रखना है कि इन सब के बाद फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे इसमें लिखा है, सेकंड एग्जांपल लिखा है राहुल विथ हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स को देख के हमको हैव नहीं करना, राहुल के अकॉर्डिंग वर्ब सही लगी है, हैज कम टू सी, क्यों, विथ से दो नाउन जुड़े हुए हैं, तो हमको पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज करना है। नेक्स्ट है, यदि किसी वाक्य के दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो तीन याद रखने हैं, पेयर होता है आइदर और का, नाइदर नॉर का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, ये तीनों का पेयर होता है अलग अलग। आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। अगर इनसे दो कोई सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो इनमें सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आती है, पास वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे लिखा है आइदर ही और आई, तो इसमें आई के अकॉर्डिंग आएगी, ही के अकॉर्डिंग नहीं, तो क्या सही बनेगा, आइदर ही और आई, आई के अकॉर्डिंग, आई के साथ क्या है, हैव डन दिस वर्क। ऐसे ही सेकंड दिया है, नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो सोनू, तो नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो सोनू, सोनू के अकॉर्डिंग आएगी हैज डन दिस वर्क, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। आपको तीनों याद रखना है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगी,
और इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी। बस ये दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। नेक्स्ट है, यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में अ नंबर ऑफ का यूज किया गया हो तो वाक्य में यूज होने वाला नाउन और वर्ब दोनों कैसा होता है, प्लूरल। देखो दो चीज होती है, अ नंबर ऑफ आ रहा है तो अ नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल आती है। और द नंबर ऑफ दे दिया, द नंबर ऑफ दे दिया, द नंबर ऑफ दे दिया तो क्या होता है, नाउन तो दोनों में प्लूरल होगा, अ नंबर ऑफ के साथ भी और द नंबर ऑफ के साथ भी, पर द नंबर ऑफ में कंडीशन चेंज हो जाती है, वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो आपको याद रखना है, ये पेपर में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और इससे रिलेटेड गलती है और एरर आता ही है। तो अ नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। जैसे लिखा हुई है, अ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो नाउन भी प्लूरल आया है और वर्ब भी। और द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस कॉलेज इज, क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ लगा है तो इज इंक्रीजिंग। कुछ नाउन ऐसे जिनसे एक निश्चित मात्रा, दूरी या रकम का बोध होता है, यदि ऐसे नाउन का यूज वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो इसके प्लूरल रहने पर भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनसे एक निश्चित मात्रा, दूरी या रकम का बोध होता है, तो कुछ नाउन के सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाए तो जो प्लूरल रहने पर भी इनके साथ कैसे करते हैं, सिंगुलर। ये क्या, एक यूनिट को बताने का काम करने रहते हैं। जैसे 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस इज इनफ फॉर मी, मतलब 5 किलो राइस है, 5 किलोग्राम राइस है वो क्या इनफ है, मतलब पर्याप्त है, फॉर मी, मेरे लिए। किसके लिए, मेरे लिए। तो एक पूरी यूनिट को दर्शाते हैं ना ऐसे वर्ड्स के पहले हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं हम, उसको हम कैसा मानते हैं, एक सिंगुलर माना जाता है। एक यूनिट 5 किलोग्राम को यहाँ पर कैसा माना गया है, एक सिंगुलर माना गया है, क्योंकि एक ये यूनिट को बता रहा है कि 5 kg पर्याप्त है, किसके लिए, मेरे लिए। ऐसे 2 किलोमीटर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब 2 किलोमीटर एक यूनिट की तरह बना लिया है, उसको यूनिट की तरह एक यूनिट में ले लिया। तो ये 2 किलोमीटर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होती है। तो एक यूनिट की तरह यूज सब्जेक्ट को तौर पर यूज करते हैं तो वो कैसा हो जाता है हमारा, सिंगुलर। जी हाँ, आपको याद रखना है, क्योंकि जहाँ पे हम इनको प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब का यूज कर देते हैं। बोथ, मैनी एंड सेवरल, इनके बाद किसका यूज करते हैं, प्लूरल का। और इनके साथ ही हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब दोनों यूज होते हैं। ये सारे कैसे होते हैं, प्लूरल। बोथ के बाद, बोथ किसके लिए, दो लोगों के लिए। मैनी, दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा के लिए, बहुतों के लिए। सेवरल भी बहुत, ठीक है। ऐसा बोथ बॉयज आर प्लेइंग, बोथ किसके लिए, दो के लिए होता है, बोथ मतलब दो। और मैनी और सेवरल बहुत, ठीक है। इनके साथ प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल ही वर्ब आती है। मैनी बॉयज, सेवरल बॉयज, बोथ बॉयज। आगे वर्ब भी हम कैसे यूज करेंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका उपयोग एक दूसरे के लिए आवश्यक होता है। ऐसे नाउन का यूज यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तब एंड से के द्वारा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के लिए पूरक हैं और वो नाउन एंड से जुड़े हैं, तो हमको वर्ब कैसे यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आता भी है और आया भी है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसको याद रखना। बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे ब्रेड एंड बटर है, अगर एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री की तरह यूज कर रहे हैं तो हम इनको सिंगुलर यूज करेंगे, और अलग अलग बात करने के लिए यूज कर रहे हैं, अलग अलग के लिए यूज कर रहे हैं तो इनको हम कैसे यूज करेंगे, है ना, फिर प्लूरल की तरह यूज करेंगे। जैसे खाने वाली बात आ रही है, ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड, खाने वाली बात है तो हम इसका ब्रेड एंड बटर को खाएंगे कैसे, ब्रेड के ऊपर ही बटर लगा के खाया जाता है ना, तो ये खाने वाली बात एक साथ खाएंगे तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, सिंगुलर का। और मैंने बोला इसको सेल करने वाली बात आ जाए, बेचने वाली, तो ब्रेड को अलग बेचेंगे, बटर को अलग बेचेंगे, ना कि उसको ब्रेड को बटर लगा के बेचेंगे। तो इस अलग बेचने वाली बात आ गई, तो वहाँ पर अलग अलग बात आ गई, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ब्रेड एंड बटर नहीं, स्लो एंड स्टडी, बहुत सारे हैं ऐसे, राइस एंड पर्ल्स, करी एंड राइस, ये सब हम एक साथ जो यूज करने वाले ऐसे आते हैं, उनके साथ हम किस वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। और अलग अलग बात चल रही हो तो हम उस वहाँ पर कैसे यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का। दो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किसी वाक्य में एक साथ नहीं किया जाता है। दो हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, दो हेल्पिंग वर्ब का यूज किसी भी वाक्य में एक साथ नहीं किया जाता है। जैसे ही, विल, मस्ट, विल और मस्ट दोनों का यूज एक साथ नहीं करेंगे, या तो आप विल का यूज करो या मस्ट का।
दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज नहीं होती हैं सेंटेंस में, ये आप याद रखना। कुछ वाक्य नेगेटिव एडवर्ब से प्रारंभ होते हैं। यदि कुछ वाक्य नेगेटिव एडवर्ब से प्रारंभ है तब नेगेटिव एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और सब्जेक्ट नेगेटिव एडवर्ब निम्नलिखित हैं: नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, ये भी सारे जो भी आते हैं ना, ये सब नेगेटिव एडवर्ब। और नेगेटिव एडवर्ब से अगर कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, आपको तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है, अगर नेगेटिव एडवर्ब से कोई भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तब हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट का। और एक चीज़ याद रखना, ये अभी एडवर्ब का चैप्टर आएगा तब हम एडवर्ब के चैप्टर में और पढ़ेंगे नेगेटिव एडवर्ब्स के बारे में। अभी इसके वर्ब के बाद ही आएगा एडवर्ब का चैप्टर आपका। एक चीज़ याद रखना, जैसे हम क्या कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते थे, सेम वैसा ही बनता है। क्या है, वो आ गए नेगेटिव एडवर्ब आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई और फिर सब्जेक्ट आ गया। बस इसमें क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, फुल स्टॉप ही लगता है, बस यही चीज़ है। नेक्स्ट है, नो सूनर का यूज हमेशा केवल सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ करते हैं। नो सूनर का यूज कहाँ करते हैं, सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आता है, केवल डेड या हैड का यूज करते हैं। और इसके साथ नो सूनर के साथ आगे क्या आता है, देन का यूज किया जाता है, THAN, देन। जैसे नो सूनर आई रीच, रीच गलत है, किसका यूज करेंगे, पास्ट का, पास्ट ने आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। जैसे ही मतलब वो स्टेशन पहुंचा द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चलने लगी थी। और हार्डली स्केर्सली के साथ किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का। और हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज होता है, इसमें पास्ट परफेक्ट में हैड का। और इसके पहले इसके साथ किसका यूज करते हैं, वैन या बिफोर का यूज करते हैं। जैसे हार्डली स्केर्सली या कुछ भी दोनों में से आ जाए तो हैड आई फिनिश्ड माई वर्क। और जो हार्डली स्केर्सली कैसे होते हैं, नेगेटिव एडवर्ब, आई फिनिश्ड माई वर्क। और देख रहे हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, माई वर्क वैन। एक चीज याद रखना, इनसे रिलेटेड गलती कैसे बनती है, नो सूनर के साथ वैन लगा के दे देते हैं, जबकि नो सूनर के साथ किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। और हार्डली स्केर्सली के साथ देन लगा के दे देते हैं, जबकि हार्डली स्केर्सली के साथ किसका यूज करते हैं, वैन का। ज़्यादातर मोस्टली गलती यही करके देते हैं। तो आपको याद रखना, हार्डली स्केर्सली के साथ वैन का यूज करना है या बिफोर का, और नो सूनर के साथ किसका यूज करना है, देन का यूज करना है। नेक्स्ट है, नेवर आई विल गो देयर। तो नेवर विल आई गो, क्यों, नेगेटिव एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। नेक्स्ट मॉडल, मॉडल वर्ब में आपको बता ही चुका था, मॉडल के बारे में मे माइट सब बता चुका था। और अब जो चार्ट बना दिया है वर्ब का, फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती है, डायनामिक होती है, स्टेटिव होती है, लिंकिंग होती है। नॉन फाइनाइट कौन कौन सी होती है, इन्फिनेटिव होती है, पार्टिसिपल होती है और जीरेंड होती है। इन्फिनेटिव कौन कौन सी, 2+V1। पार्टिसिपल कौन सी, ING, जीरेंड फॉर्म होती है ING। पार्टिसिपल होती है थर्ड फॉर्म की तरह। और ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी में हेल्पिंग वर्ब एज एम आर वॉज वर, एज एफ हैड डिड। मॉडल में कैन कुड, जो आपके ऊपर लिखी गई भी हैं। और जो डायनामिक कौन कौन सी होती हैं, ट्रांजिटिव भी होती हैं। ट्रांजिटिव कौन सी, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं। और इंट्रांजिटिव कौन सी, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। तो ये हमारा था वर्ब का चैप्टर। ठीक है, आज हमने वर्ब का चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही बहुत है। अब हम कल पढ़ेंगे एडवर्ब का चैप्टर।